अपना चैनल बिहार बोर्ड एजुकेशन में। और आज मैं क्लास 1 हिस्ट्री का क्लास 10th का पहला चैप्टर लेने वाला हूँ, लेसन 1, जो कि आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है। आप देख सकते हैं इसका 2 पार्ट मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे चुका हूँ, और ये नेक्स्ट पार्ट 3rd पार्ट आया है, जो कि आज फाइनल होगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न तीनों है। जो कि आज मैं शुरू करने का प्रयास कर रहा हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया है। तो अर्नेस्ट रेनन जो है वो समान भाषा और नस्ल, धर्म, ये सब जो है क्षेत्र को क्या करते थे, सीमित रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पर कोई भी तरह का भेदभाव ना हो, कोई भी किसी भी भाषा को जो है हम अपना सकते हैं, या फिर किसी भी नस्ल को, किसी भी धर्म को, यह जो है इतना तक ही सीमित नहीं रखना है। इसके आगे जो हमारा अतीत रहा है उनको भी अपने साथ लेकर के चलना है। यह जो है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है समान भाषा, नस्ल, धर्म, यह क्षेत्र तक जो है सीमित नहीं रखना चाहते थे। यह अतीत में जो उसका गौरव रहा है, पुराना गौरव, वो उनको संकल्प हो रहा था कि एक समान इच्छा का होना, महान काम करना, यह जो है जन समूह होने के लिए जरूरी है। क्योंकि हर लोगों का चाह होता है, इच्छा होता है कि देश में मतलब हमारे यहाँ खुशहाली रहे, और हर जो है अपना राष्ट्रवाद का इच्छा जगा हुआ रहे। अब भारत के बारे में ही आप ले लीजिए, भारत के बारे में अगर कोई बुराई करेगा तो वो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि हम लोग जो है राष्ट्रवाद को अपना चुके हैं। सेम हर कंट्री जो है अपने आप के मतलब कि कहीं भी आप कमाते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि आप किसी भी अपने देश के बारे में बुराई सुन सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आप अर्नेस्ट रेनन के राष्ट्रवाद के बारे में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी। फिर से जो है कौन सा राजवंश का जो है फ्रांस में पुनर्स्थापना किया गया था। तो 1815 में बुर्गो राजवंश का फिर से किया गया था। जो कि बुर्गो राजवंश आप जान रहे थे कि बुर्गो राजवंश में निरंकुश शासक था, जो कि निरंकुश शासक के रूप में जो है ये उभर कर आया था, और यह जो है अपने जो भी अपने नागरिक के प्रति जो है उतना ज़्यादा जो है मतलब भेदभाव रखते थे। यहाँ पर जो है लेफ्ट और राइट में दोनों में जो इनके पास आदमी रहता था अपने पर्सनल, उन्हीं को जो है यह ज़्यादा जो है सपोर्ट करते थे। बाकी आम जनता से उनको कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वहाँ का आम जनता जब गया था रोटी मांगने के लिए, उनको उनकी पत्नी जो थी बुर्गो राजवंश में लुई 16वां की, वह बोली थी कि आपको रोटी नहीं मिल रहा है तो आप ब्रेड खा लो। मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसा जो है बिहेवियर रहा होगा वहाँ पर, कि वहाँ का खुद जो है जो हमारे राजा हैं वह बोल रहे हैं, उनको ये नहीं पता है रोटी और ब्रेड में क्या अंतर है, और हमें खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उनको ब्रेड खाने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह से जो है वहाँ बुर्गो राजवंश का फिर से पुनर्स्थापना किया गया था फ्रांस में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि आपका ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और शॉर्ट में जितना जल्दी हो सके आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ जाते हैं। कहा जाता है जर्मन राइन राजसंघ संघ का स्थापना किसने किया था। तो जर्मन राइन राजसंघ का स्थापना नेपोलियन ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो है इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया था। तो यह जो है किसमें किया गया? इंग्लैंड में। 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम कहाँ? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेटरनिक कौन था। पहली बात पूछा जा रहा है कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर। क्या था? चांसलर। कहा जाता है कि यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात था। वो यूरोप में पूरा विख्यात क्यों हो गया, उसका रीजन होने का था कि वियना कांग्रेस का स्थापना किया गया था, और यूरोपीय व्यवस्था स्थापित करने के कारण वो क्या हुआ था? विख्यात हो गया। इसके लिए विख्यात हुआ था वियना कांग्रेस की स्थापना के लिए और यूरोपीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। ठीक है, पता रहेगा। मेटरनिक कौन था, बता दीजिएगा। कौन था? चांसलर। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का। ठीक है, और यह विख्यात क्यों हुआ था? वियना कांग्रेस की स्थापना करने के लिए और यूरोपीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट संसद का बैठक क्यों बुलाई गई। तो फ्रैंकफर्ट संसद का क्यों बैठक बुलाई गई, उनके बारे में बताना है। और कहता है कि इसका क्या परिणाम हुआ। फ्रैंकफर्ट संसद का आने के बाद उनका परिणाम क्या आया बैठने के बाद। कहा जाता है 18 मई 1848 को क्या होता है, राजा बनने के लिए जर्मनी में क्या किया जाता है, मतलब कि एकीकरण के लिए संसद का नियंत्रण का काम किया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि प्रशा ने राजा फ्रेडरिक विलियम IV को यह प्रस्ताव क्या होता है, स्वीकार
नहीं किया जाता है, ठीक है, स्वीकार नहीं किया जाता है और संसद क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। संसद भंग हो जाने के बाद जर्मनी का एकीकरण करना चाह रहा था फ्रैंकफर्ट संसद से, वो जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब पता चल जाएगा फ्रैंकफर्ट संसद, इसका परिणाम क्या होता है, विलियम, राजा फ्रेडरिक विलियम जो है ये फोर्ड का प्रस्ताव क्या होता है, स्वीकार नहीं करता है। और किसका एकीकरण नहीं होता है, किसका नहीं होता है, हाँ, जर्मनी का। किसका, जर्मनी का। क्वेश्चन पता रहेगा, फ्रैंकफर्ट संसद कब किया गया था बेटा, 18 मई 18 मई कौन सा संसद, फ्रैंकफर्ट संसद, कौन सा, फ्रैंकफर्ट संसद, ठीक है। इसका परिणाम क्या होता है कि प्रसा का राजा जो है फ्रेडरिक विलियम फोर्ड यह क्या करना चाहता है, जर्मनी का एकीकरण, लेकिन संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा जाता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या क्या भूमिका रहा है। तो इटली का एकीकरण का इसको मसीहा माना जाता है, इसको मेजनी को, मेजनी को क्या माना जाता है, मसीहा। और कहा जाता है यह महान दार्शनिक भी रहा है, क्या रहा है, दार्शनिक। यहाँ पर कहा जाता है कि यह राजनेता के रूप में भी काम किया है, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया है। कहता है वो बचपन से ही बहुत प्रयत्नशील था, वो लगाव में था कि क्या किया जाए, इटली का एकीकरण किया जाए। कहा जाता है वो इटली के एकीकरण के लिए उसने 2 संस्था का जो है मतलब की स्थापना करता है, एक यंग इटली का और एक यंग यूरोप का, यंग इटली और यंग यूरोप का। और कहा जाता है कि युवाओं का एक समूह जो है टुकड़ी तैयार करता है, तो उसमें नई चेतना का विकास किया जाता है, उनको नया उभार दिया जाता है। नया उभार देने का मतलब है कि लोगों को जागरूक किया जाता है देश के प्रति कि हमको क्या करना है, इटली का एकीकरण करना है। कहता है कि उसमें नई चेतना का भी विकास किया और वह पब्लिक दल का नेता बन गया। पब्लिक दल का क्या बन जाता है, नेता। और कहता है कि मजदूर और विद्यार्थी और युवा को क्या करता है, स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए करता है। क्योंकि आदमी जो है आपको कहाँ से मिलेगा, जो घर में बैठे हुए लोग होंगे उनको जो है मोटिवेट किया जाएगा। वह जो है ज़्यादातर लोग कहाँ क्या होते हैं, मजदूर रहते हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, मजदूर होते हैं, या फिर विद्यार्थी। विद्यार्थी जीवन में भी देखते होंगे कि बहुत सारा विद्यार्थी परिषद का संस्था चलता है जिसमें बताया जाता है कि कैसे करके जो है हम जो है मतलब चुनाव में आ सकते हैं और हम चुनाव लड़ सकते हैं। यह जो है स्वतंत्रता में भाग लेने के लिए करता है और यह इटली का एकीकरण में मेजनी बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इटली का एकीकरण का मसीहा। क्या कहा जाता है, मसीहा। चलिए इस तरह करके अति लघु उत्तरीय कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्योंकि आप लोगों को करने से क्या होता है और वॉच करें, जिससे क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। तो क्रांतिकारी जो है कोई भी भाव बढ़ाने के लिए पहले राष्ट्रीय जो है चेतना का जो है क्या करता है, उभार लाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्रांतिकारी जो थे वह राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान जगाने के लिए क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित करता है और यह क्या करता है, सामूहिक पहचान बनाने के लिए कि हर कोई जो है फ्रेंच भाषा को अपनाए। क्योंकि देश में क्या होता है कि हमारे देश में, भारत में क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है काम का क्या कौन सा लैंग्वेज में हो रहा है, वो हिंदी लैंग्वेज में हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर नॉर्थ वाले साइड में क्या हिंदी का ही इस्तेमाल होता है। इस कारण से क्या होता है कि वहाँ फ्रेंच भाषा को क्या सामूहिक पहचान देने के लिए क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। कहा जाता है राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका रही है। तो यह जो है बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। तो इसमें कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है कब से कब तक जो है कार्यकाल में रहे, 1789 से 1821 तक रहे, जिसमें कहा जाता है कि ये बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए और यह जो है संबंधी कार्य किया प्रशासनिक सुधार के प्रति। इसके बाद नागरिकों को विशेष अधिकार दिलाए। कौन सा विशेष अधिकार दिलाए, चलते हैं उनके अनुसार देखते हैं। कहा जाता है कि पहला क्या किया कि आर्थिक समानता को दूर, असमानता को दूर किया। क्योंकि अगर मतलब एक देश में गरीब और अमीर का जो क्षेत्र रहेगा
वह कोई या तो पूरा गरीब हो जाता है या तो पूरा अमीर हो जाता है। उसको जो है बराबरी के अनुसार रखने के लिए वो ज़्यादातर क्या करते हैं, गरीब को प्रोत्साहन देते हैं और उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसके आर्थिक असमानता को क्या किया, दूर किया। इसके बाद टैक्स जो है किसी को कम देना पड़ता था, किसी को ज़्यादा देना पड़ता था, तो टैक्स में भी सबको समान कर दिया। एक देश एक टैक्स होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जीएसटी के रूप में देते हैं, तो जो गरीब जितना टैक्स देता है उतना अमीर भी हमारा उतना ही टैक्स देता है। चाहे हम पेन खरीदे, कॉपी खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, लैपटॉप खरीदे, कुछ भी खरीदे, उस सभी के लिए टैक्स क्या होता है, टैक्स का बराबर जो है सेगमेंट करता है। कहा जाता है कि 1804 में नेपोलियन संहिता बनाता है, जो कि इनका पुस्तक जो है काफ़ी चर्चा में रहता है और यह पुस्तक कानून के बराबर होता था, क्योंकि वह जो है विद्वान और कलाकारों को भी सम्मान दिया। इसके बाद पूरे देश में एक समान शुल्क लाया और एक नाप तौल का प्रणाली लाया, क्योंकि नाप तौल का व्यवस्था बहुत ज़्यादा हुआ। हर एक राज्य में अलग अलग तरीके का नाप तौल था, हर एक तरीके का वहाँ नोट चलाया जाता था हर एक राज्य में। तो इसलिए उसको क्या किया, एक करके मुद्रा को भी संगठित करने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है संपत्ति संबंधी जो है अधिकार को, उसमें भी सुधार प्रदान किया। संपत्ति जो है किसी के पास बहुत ज़्यादा था, किसी के पास कम था, उसमें भी सुधार करके गरीबों को भी वो डोनेट करवाया। इसके बाद कहा जाता है यातायात का व्यवस्था, क्योंकि आप देश का तरक्की चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा है कि हमारे यहाँ पर यातायात संबंधी व्यवस्था को ज़्यादा सुचारू रूप से चलने दें। इसके बाद कहता है संचार व्यवस्था। हमारे यहाँ पर संचार व्यवस्था, एक जगह से दूसरे जगह हमको बात करने के लिए पहले काफ़ी टेलीग्राम, चिट्ठी, ये सब जो है पहले भेजा जाता है, कबूतर से भेजा जाता था, या फिर जो है आप जो है घोड़ा के माध्यम से जो है भेजते थे किसी से, मतलब पब्लिक को। तो ऐसा करके अभी क्या है, हम लोग एक बार फ़ोन लगाते हैं, कहीं से भी बात कर सकते हैं। तो संचार सुविधा क्या है, बहुत अच्छा है, जो कि यूट्यूब से आप देख सकते हैं, बहुत सारा जो है कंटेंट आप जो है पढ़ सकते हैं। ये क्या है, हमारा ब्रॉडकास्टिंग हो जाता है, तुरंत न्यूज़ कहीं पर भी कोई घटना घटा हम तुरंत अभी देख सकते हैं। इस तरह का संचार सुविधा जो है वो व्यवस्था करवाया। कहा जाता है सामंती व्यवस्था जो है समान कर समाप्त कर दिया और किसानों को भूदास से मुक्ति दिलाई। सामंती व्यवस्था क्या होता था, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था, किसी के पास कम ज़मीन होता था, तो लोग क्या करते थे, किसी आम गरीब को खरीद लेते थे और उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। इसको भूदास कहा जाता था। उससे मुक्ति करा दिया और सभी को जो है बराबर जो है समान रूप से देखा जाने लगा। तो ये जो है आपका पूरा जो है सेगमेंट रहा। ये क्वेश्चन राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन का क्या क्या भूमिका रहा, तो आप बता सकते हैं। इन्होंने प्रशासनिक रूप से बहुत ज़्यादा सुधार किए, पैसे में भी सुधार किए, टैक्स जो है सभी को बराबर कर दिया गया, विद्वान और कलाकार को भी सम्मानित किया गया। इसके बाद पूरे देश में एक शुल्क लाया गया, नाप तौल का एक व्यवस्था किया गया, संपत्ति के अधिकार संबंधी सुधार जो है लाए गए। इसके बाद यातायात और संचार व्यवस्था में भी सुधार लाया गया, सामंती व्यवस्था जो है समाप्त कर दिया गया और भूदास जितना था उसको मुक्ति प्रदान की। ये जो है इस तरह से जो है क्वेश्चन है। सेकंड, थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं, वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या क्या है। तो देखिए वियना कांग्रेस जो है उसमें नेपोलियन का पराजय हो जाता है, हार जाता है। कब हारा, 1815 में। कहता है जिसमें क्षतिपूर्ति और विजयी देशों को पुरस्कार संबंधी मामलों में विचार किया गया। अब बताइए कि जो जीता जो देश उसको पुरस्कारित के लिए जो है क्या किया गया, सम्मान किया गया। ठीक है, तो कहा जाता है कि फ्रांस द्वारा जीता हुआ जो भी प्रदेश था उसको छीन करके अन्य राष्ट्रों को बांट दिया गया और इसके बाद स्पेन को तानाशाही देश बना दिया गया। स्पेन को कैसा देश बना दिया गया, तानाशाही। ठीक है, इसके बाद हॉलैंड को स्वतंत्र कर देता है, स्पेन को तानाशाही बनाता है, हॉलैंड को स्वतंत्र कर देता है और नेपाल और सार्डिनिया स्विट्जरलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया और जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए भी वो बहुत सारे कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। यूनानी लोग जो थे वह स्वतंत्रता संग्राम की भावना क्यों ला दिए और इनका परिणाम क्या क्या हुआ, तो इनके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहा जाता है कि यूनान शुरुआत में क्या था, समृद्ध राष्ट्र, बहुत अच्छा था, उनको कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं था। कहा जाता है कि अतीत उसका बहुत गौरवमय रहा, वह जो है अतीत में काफी खुश था, लेकिन वहाँ धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हम लोग के यहाँ पर अंग्रेज आए और अंग्रेज हमारे देश को क्या कर दिए, तबाह कर दिए, उसी तरह जो है सेम यहाँ पर भी हुआ यूनान में। यूनान क्या होता है, यूनानी सभ्यता जो है पहले का प्रेरणादायक था, लेकिन वहाँ पर देखिए कहता है कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया हुआ था।
वैज्ञानिक के क्षेत्र में काफी विकास किया था, चिकित्सा के क्षेत्र में महारत हासिल था। आप जानते होंगे कि यूनान जो है काफी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे था। हम लोग कहा जाता है कि यह पूरा महारत हासिल कर दिया था, लेकिन यहाँ पर धीरे क्या होता है कि ओटोमन साम्राज्य के अंदर आ जाता है। ओटोमन साम्राज्य किसका था? तुर्की का था। कहता है यहाँ पर अन्य जो है भाषा, धर्म और नस्ल के निवासी थे। यहाँ पे बहुत सारे धर्म के निवासी थे, लेकिन कहा जाता है कि तुर्की के साथ उनका लगाव नहीं था, तुर्की के साथ वह रहना नहीं चाहता था। लेकिन ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते ही वो तुर्की का जो है मतलब तुर्की के अधीन आ गया। और कहा जाता है तुर्की के साथ यूनानी को क्या नहीं लग रहा था? ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन कहता है कि ठीक नहीं लगने से जो है यहाँ पर वो तुर्की जो है ऐसा थोड़ी है कि तुरंत छोड़ के भाग गया हमारे यहाँ से। उसी तरह तुर्की भी नहीं छोड़ना चाहता था। उसके लिए बहुत सारे युद्ध हो गए। युद्ध में क्या क्या होता है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का कारण क्या क्या था? तो पहली बात, तुर्की की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई। कमजोर होने की वजह से उसको तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? यूरोप का मरीज। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में बौद्धिक आंदोलन भी हो गया। बौद्धिक आंदोलन होता है कि वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दार्शनिक लोग, जो कि आप देखते होंगे हमारे यहाँ का साधु संत, वो कुछ से कुछ ज्ञान की भाषा बताते हैं कि हिंदू धर्म ऐसा है, मुस्लिम धर्म ऐसा है, क्रिश्चियन ऐसा है, सिख ऐसा है, ईसाई ऐसा है, बौद्ध ऐसा है, ऐसा बताते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसी तरह वहाँ पर कोरोइस नामक जो है एक दार्शनिक आते हैं। वह यूनानी में मतलब प्राप्त भावना को प्रसार करते हैं और संस्कृति और परंपरा के प्रति वहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। कोरोइस नामक जो है मतलब ये व्यक्ति जो थे दार्शनिक, यह बताते हैं कि हम जो है हमारा यूनान पहले कैसा था, अभी क्या हो गया। तो राष्ट्रवाद का भावना जो है यह जो है इंगित करना चाहता है। कहा जाता है यूनान में शक्तिशाली जो है, यूनान में शक्तिशाली शिक्षित मध्यम वर्ग भी आता है जो पढ़ा लिखा रहता है। वह जो है राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित हो जाता है। और इसके बाद यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या परिणाम होता है तो उनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि यूनान जो है लंबे कठिन संघर्ष के बाद ओटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई। ठीक है, कहा जाता है कि यह मुक्ति पाने के बाद ओटोमन साम्राज्य तुर्की से यह बाहर हो जाता है, स्वतंत्र होने का जो है इसके बाद संप्रभु राष्ट्र का उदय होता है। यह खुद से विजयी हो जाते हैं। लेकिन विजयी होने के बाद इसमें बहुत सारा रूस आता है, ब्रिटेन आता है, ये सब इनका मदद करता है। कहा जाता है गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई वहाँ पर जो है, भले वो आज़ाद हो गए लेकिन वहाँ जो है गणतंत्र की स्थापना नहीं होती, वहाँ पर सरकारें नहीं चुनी जाती है। वहाँ पर जो है स्वतंत्र राष्ट्र भले हो जाता है, लेकिन कहा जाता है कि 1822 में लगभग 20,000 यूनानी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो किसके द्वारा उतारा जाता है? तो मिस्र के जो है शासक थे पाशा मोहम्मद अली, वह जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने अपना सेना और धन से सुल्तान की सहायता करता है और यूनान के विद्रोह को दबा दिया गया तुर्की के द्वारा। तुर्की मदद मांगता है मिस्र से और मिस्र उसका मदद कर देता है और यूनान का यह जो है मतलब कि इनको स्वतंत्र होने नहीं देता है। कहता है यूरोप में आंदोलनकारी के प्रति सहानुभूति की भावना जगने लगी। कहा जाता है कि आप जो है भले कितना दिन दबा के रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश को ज़्यादा तक नहीं तड़पाया जा सकता है, क्योंकि वो अगर अपने आप में वहाँ के जनता अगर चाह लेते हैं कि हमको स्वतंत्र होना है तो कोई उसको नहीं रोक सकता है। जैसे भारतीय ही कसम खा लिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब भारत छोड़ना पड़ेगा, अंग्रेज को सीधे बोल रहे थे। तो इसलिए कहा जाता है यूरोप में आंदोलनकारी के प्रति सहानुभूति की भावना जगने लगी कि हम जो है मतलब कि हमें भी मदद करना चाहिए। तो 1826 में उनका मदद करता है ब्रिटेन और रूस। यूनान जो है तुर्की के संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो जाता है। तुर्की जो है यूनान के साथ जितना भी दिक्कतें का सामना करवाता है, यूनान का मदद करने के लिए ब्रिटेन और रूस सामने आता है और कहता है कि यह जो है गलत कर रहे हैं। ठीक है, तुर्की की। लेकिन कहा जाता है कि नए जार निकोलस ने खुलकर यूनानी का साथ देने का निर्णय करता है और फ्रांसीसी सम्राट जो होते हैं वह चार्ल्स दसम में यूनानी का समर्थक बन गया। अभी देखिए रूस ब्रिटेन आया था, साथ में कौन आ जाते हैं? फ्रांस। कौन आ जाते हैं? फ्रांस। इसके बाद कहता है कि तुर्की के विरुद्ध जो है ये लोग संयुक्त कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि तुर्की तुम ठीक नहीं कर रहे हो यूनान के साथ। कहता है कि निश्चय कर लेता है, लेकिन तुर्की ने राजनीतिक संबंध जो है रूस से तोड़ लेता है। कहता है कि रूस को कि तुम जो है यूनान का मदद क्यों कर रहे हो। तो ठीक है, तो तुर्की के विरुद्ध जो है यहाँ पर
युद्ध के लिए जो है मतलब घोषणा कर देता है तुर्की रूस से कि हम आपसे युद्ध करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, नवालिनों की खाड़ी में वहाँ पर संयुक्त सेना जो है इकट्ठी होती है और तुर्की का सहायता जो है सिर्फ फिर वही मिस्र कर रहा है। जो यूनान में 20,000 वहाँ के यूनानियों को मारने का काम किया था, वही काम फिर से कर रहा है कौन, मिस्र रूस के साथ। तो ये जो है मतलब तुर्की का जो है मदद कर रहा है और कहता है रूसी सेना में क्या करता है, तुर्की को पराजित कर देता है। रूस का सेना जो है डरता नहीं है, अच्छे से वो क्या करता है, युद्ध करता है और बाद में मिस्र के सेना को और तुर्की के सेना दोनों को रूस हरा देता है। कहता है बाध्य होकर तुर्की के साथ जो है 1829 में रूस के साथ जो है तुर्की क्या करता है, एड्रियानोपुल की संधि करता है 1829 में। और यूनान में वंशानुगत राजशाही जो शासन चल रहा था उनका मतलब स्वशासित यूनान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, बोलता है फिर से आप अपना शासन चला सकते हैं। यूनानी राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं होते हैं क्योंकि वो गणतंत्र होना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर गणतंत्र होने नहीं दिया गया था। कहा जाता है कि और उन लोगों ने संधि को ठुकरा दिया। ठीक है, संधि को ठुकराने के बाद 1832 में फिर से कुस्तुनतुनिया की संधि होती है, उसके द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना होती है और बेवरिया के राजकुमार ऑटो को यूनान राष्ट्र का शासक बनाया जाता है यूनान का, और यूनान तुर्की शासक से मुक्त हो जाता है और इस प्रभाव का यूनान पर से मतलब समाप्त हो जाता है इसका प्रभाव। किसका, तुर्की का। तुर्की का आखिर मदद कौन करता है, मिस्र। कौन मदद करता है, मिस्र। और यूनान को आजादी दिलाने में कौन कौन मदद करता है, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। ज्यादातर कौन करता है, रूस। कौन करता है, रूस। देखिए कि यहाँ युद्ध लड़ता है, नवारिनो एड्रियानोपुल की संधि करता है और नवारिनो की खाड़ी में युद्ध करता है, वो भी कौन करता है, रूस। इस समय भी मिस्र उसका साथ दे रहा होता है, किसका, तुर्की का। लेकिन वहां पर ऐसा होने नहीं देता है। रूस जो है, रूस की सेना जो है अच्छे से लड़ाई की और यूनान को क्या की, जीता दी। ठीक है, अब क्या होता है, कहा जाता है कि मेटरनिक को इस क्रिया नीति से गहरी ठेस लगती है और इस प्रकार राष्ट्रवाद का विजय हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद का विजय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो ये कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट है, क्योंकि हम उतना ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहते हैं। कुछ पॉइंट आप याद रखिए और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आप आसानी से, इजी से आप भी कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट जब भी आप वीडियो देखिए कम से कम पॉज करके देख लीजिए, इसके बाद कुछ पॉइंट आपको तथ्य ऐसा लगता है कि लिखना पड़े तो आप लिख करके उसको नोट्स में रख सकते हैं। कहा जाता है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका पर प्रकाश डालें। क्या है, तो इसमें पता है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या क्या भूमिका निभाता है, तो पहले वो जानता था कि बिना युद्ध के इटली का हम एकीकरण संभव नहीं कर पाएंगे। तो बिना युद्ध के वो इटली का एकीकरण संभव नहीं कर पाए, तो वो पहले से सोच के रखे थे। कहता है उसने स्वतंत्र युवक का, कुछ वहाँ के ऐसे लोग थे जिनका सेना का टुकड़ी बनाता है और लाल कुर्ती सेना का नाम रखता है। क्या नाम रखता है, लाल कुर्ती। ठीक है, उसने अपने सैनिकों को लेकर के ठीक है इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर क्या कर लेता है, आक्रमण कर लेता है। और ठीक है, 1862 में गैरिबाल्डी जो है रोम पर आक्रमण का योजना बनाता है और एकीकरण का प्रक्रिया क्या करता है, उसके बाद बहुत सारे युद्ध करते हैं। रोम पर आक्रमण करने के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे युद्ध करते हैं। लेकिन देखिए काबुल इनका मदद करता है, जो कि कहा जाता है काबुल ने जहां अपनी कूटनीतिक द्वारा, कूटनीतिक मतलब अपने चाल के द्वारा गैरिबाल्डी का मदद करता था चाल से, क्योंकि वो भी चाहता था इटली का एकीकरण हो। कहा जाता है इटली का एकीकरण संभव कर दिया गैरिबाल्डी और काबुल मिल करके, और गैरिबाल्डी ने तलवार द्वारा इसे संभव बनाया। वो सीधे जानते थे कि बिना युद्ध का क्या नहीं हो सकता, इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। तो आप बता सकते हैं कि इटली का एकीकरण में गैरिबाल्डी का कैसी भूमिका निभाई। रोम पर आक्रमण का योजना बनाया और बाकी अनेक सारा भी युद्ध किया। ठीक है, इस तरह करके क्या किया, गैरिबाल्डी इटली का एकीकरण कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। जर्मनी में जो एकीकरण हुआ जर्मनी का, ये तो इटली का था। अभी इटली का ये तो लघुत्तरीय प्रश्न था आपका, जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में काफी अच्छे से तरीके से दिया हुआ, इसमें शॉर्ट लिखना था ना, इसलिए कहा जाता है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त जो है मतलब
विवरण देने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें जो है जर्मनी, और इसके बाद एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है आपका उसी से दिया हुआ है भारतीय भवन बुक से, जो कि है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5 है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी और इसका क्या क्या परिणाम हुआ, इनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात हमको ये जानना होगा, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ? 1815 में हुआ था, ब्रेंडेनबर्ग में हुआ था, और यह प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक था। मतलब राष्ट्र का भावना भी था इनके अंदर और कूटनीतिक बात भी थी। कहा जाता है कि 1830 में ऑस्ट्रिया प्रसा का संधि का विरोध करता है। 1830 में ऑस्ट्रिया और प्रसा का संधि का विरोध करता है, और उसने 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लेता है। फ्रैंकफर्ट संसद में भाग लेने के बाद पीटरबर्ग रूस का वो फ्रांस का राजदूत बन जाता है। क्या बनता है? राजदूत। ठीक है, राजदूत बनने के बाद वो 1862 में प्रसा का प्रधानमंत्री बनता है। 1862 में क्या बनता है? प्रसा का प्रधानमंत्री। कहा जाता है बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का समस्या जो है समाधान जो है भाषण से नहीं होगा। किससे नहीं होगा? भाषण से। तो उसका कैसे होगा? तो कहा जाता है कि आशीर्वाद से भी नहीं होगा। तब किससे होगा? कहता है बहुमत से भी नहीं होगा, अगर चुनाव कराते हैं उससे भी नहीं होगा। कहता है रक्त और लौ की नीति से होगा। मतलब जब तक खून नहीं बहेगा तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे? जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है कि यहाँ पर बिस्मार्क ने आर्थिक सुधार किया। ठीक है, कि हमारे यहाँ का जनता जो है किस प्रकार से अच्छे से चले। कहा जाता है प्रसा को मजबूत किया। पहली बात, प्रसा से ये मदद किया। अब प्रसा को ये मजबूत किया और सैनिक शक्ति बोला प्रसा को बढ़ाने के लिए, और कहता है प्रसा के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किया। प्रसा का भी एकीकरण करना चाहता, और बिस्मार्क ने उसके लिए क्या करता है? 3 युद्ध करता है। इसके बाद क्या करता है? कहता है डेनमार्क से युद्ध करता है। पहली बात, प्रसा का एकीकरण के लिए युद्ध किया 3 बिस्मार्क। इसके बाद फिर जो है किससे करता है? डेनमार्क से युद्ध करता है, और सेल्जबर्ग और हॉलिस्टीन के प्रश्न पर प्रसा डेनमार्क में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। इसके बाद फिर जो है क्या होता है? प्रसा और डेनमार्क में युद्ध होता है। इसके बाद ऑस्ट्रिया की सहायता से उसने डेनमार्क को पराजित कर देता है, और सेल्जबर्ग पर क्या करता है? अधिकार कर लेता है। ठीक है, बिस्मार्क। इसके बाद कहा जाता है कि प्रसा और ऑस्ट्रिया जो है इसका युद्ध 1865 में होता है, और गैस्ट्रिन की संधि हो जाती है। किसकी संधि? गैस्ट्रिन। और कहा जाता है किसके द्वारा? हॉलिस्टीन पर ऑस्ट्रिया पर क्या कर लेता है? आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। ठीक है, हॉलिस्टीन पर ऑस्ट्रिया पर क्या करता है? आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। और कहा जाता है कि हॉलिस्टीन जो है प्रसा से घिरा हुआ था। प्रसा तो पहले ही जीत चुका था और युद्ध भी कर रहा था, ऑस्ट्रिया से युद्ध करता है। प्रसा मतलब हॉलिस्टीन क्या होता है? प्रसा से घिरा हुआ रहता है, लेकिन ऑस्ट्रिया से क्या होता है? दूर में, काफी दूर में रहता है। काफी दूर में रहने की वजह से यहाँ पर ये जो है मतलब कि अपना नियंत्रण नहीं कर पाता है। इसलिए कहता है कि बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध का योजना बनाता है कि हम हॉलिस्टीन को क्या करें? जीते। कहता है उसने फ्रांस, रूस, इंग्लैंड को पक्ष में मिला दिया। अपने पक्ष में मिलाने के बाद वह युद्ध करता है 1866 में ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध का, और जो है सेडोवा का युद्ध भी कहा जाता है उसको। ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध या सेडोवा का युद्ध दोनों एक ही है, जो कि 1866 में हुआ था, और ऑस्ट्रिया क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ठीक है, और फिर 1866 में प्राग का संधि करता है। तो ये पहला जो है गैस्ट्रिन का संधि होता है, फिर दूसरा किसका संधि होता है? प्राग का संधि। और कहा जाता है कि जर्मन महासभा भंग कर देता है। जर्मन महासभा में 22 उत्तरी जर्मन संघ बना लिया, जिसमें इसका प्रधान किसको रखा? प्रसा को। इसके बाद कहता है कि हॉलिस्टीन भी प्रसा में मिल गया, और इस प्रकार जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव खत्म हो गया। कहा जाता है कि अब दक्षिण के 4 राज्य बचे थे, जिसमें बिस्मार्क ने जीतने की योजना बनाया। दक्षिण का जो 4 राज्य बचा था उसको जीतने का योजना बनाता है, और प्रसा के साथ युद्ध करता है। जर्मनी में बढ़ती शक्ति, ठीक है, जर्मनी का शक्ति बढ़ते देख करके फ्रांस भी उससे भयभीत हो जाता है, फ्रांस भी उससे डर जाता है। ठीक है, डरने के बाद वह दक्षिण राज्य बाडेन, वुर्टेम्बर्ग, बवेरिया और हेस-दर्मस्ट्राट, ठीक है, वो प्रसा के साथ मिलने नहीं देना चाहता था। ठीक है,
मिलने नहीं देना चाहता था। इसके बाद क्या करता है कि बिस्मार्क जानता था कि राज्य में राष्ट्रवादी भावना उफान पर है, युद्ध के भय से राज्य प्रसा में मिल जाएंगे, क्योंकि वो जानता था कि यह जो है युद्ध अगर करेंगे तो इसके डर से क्या करेगा, सब राज्य जो है 4 राज्य प्रसा में मिल जाएगा। कहता है इसी समय स्पेन में क्या होता है, उत्तराधिकार का प्रश्न आता है कि स्पेन का राजा कौन बनेगा। तो स्पेन के गद्दी पर प्रसा के राजकुमार की दावेदारी थी, पहले से प्रसा में ऑलरेडी राजकुमार आता था। कहता है फिर बिस्मार्क ने फ्रांस को एम्स टेलीग्राम भेजा फ्रांस को, और उसके द्वारा युद्ध के लिए भड़काया, और सभी जर्मन ने बिस्मार्क का समर्थन बन गया। उसको भड़काने के बाद क्या करता है कि वो जो है सभी फ्रांस का, जर्मनी का जो है बिस्मार्क का समर्थन बन जाता है। और जुलाई 1870 में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय जो है प्रसा के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर देता है, प्रसा के विरुद्ध युद्ध का घोषणा करता है। और सीडान के युद्ध में फ्रांस क्या होता है, बुरी तरह हारता है। ठीक है, सीडान के युद्ध में फ्रांस क्या होता है, हार जाता है। और 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी राज्य जर्मन महासंघ में मिल जाता है, और जर्मनी का एकीकरण इस तरह करके पूरा होता है। तो इस तरह करके जो है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला जो है क्वेश्चन है आपका 1848 के क्रांति के बारे में प्रभाव की समीक्षा करने के लिए बोल रहा है। 1848 का क्रांति जो है यूरोप में होता है, जिसमें बहुत सारे राष्ट्र क्या होते हैं, उसमें क्रांति में जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए 1848 के क्रांति के प्रभाव का समीक्षा करते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। क्योंकि 1848 में क्या होता है, बहुत सारे राज्य जो है वह क्या होते हैं, क्रांति में आते हैं। क्रांति में कौन कौन आता है, फ्रांस आता है, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर पेरिस में क्या किया जाता है, विशाल भोज आयोजन किया जाता है। लेकिन विशाल भोज आयोजन करता है लुई, उस पर क्या करता है, रोक लगा देता है। क्या करता है, रोक लगा देता है। और सरकार जो है राजशाही के विरोध में, ठीक है, कहता है, नारे लगाए जाते हैं सरकार के खिलाफ। और लुई जो है घबरा जाता है लुई फिलिप। और गीजो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मतलब राजा रहता है, उसको क्या करता है, बर्खास्त कर देता है। और वहाँ पर बोलता है कि इसमें अपने देश में कुछ सुधार लाया जाए, क्योंकि अगर कोई भी जनता वहाँ का अगर पागल हो जाएगी तो सरकार हिल जाती है, सोचता है कुछ हम सुधार करें। जैसे अभी हम लोगों के यहाँ देखिए किसान आंदोलन चल रहा था, कृषि आंदोलन में क्या होता है, किसान लोग पूरा भड़क गए, दिल्ली में एकदम बॉर्डर घेर लिया गया। सरकार क्या हुआ, हताश में आकर के कुछ समय तक इंतजार किया कि यहाँ के किसान भागेंगे, लेकिन हताश में आकर के फिर कानून को ही खत्म कर दिया। कहा जाता है कि इसका प्रभाव क्या क्या हुआ, तो प्रभाव हुआ कि 21 वर्ष से ज़्यादा आयु का जितना भी लोग था उसको क्या दे दिया, मताधिकार का मतलब कि आदेश दे दिया कि आप मत दे सकते हैं, जिसका 21 साल उम्र पूरी गया। और क्या कहता है, मजदूर को बोला गया कि हम काम देंगे। मजदूर को काम कैसे देंगे, तो कहता है उसके लिए हम कल कारखाने खोलेंगे। इसके बाद कहता है बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, अगर जिसको हम जॉब नहीं दे सकते उसको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। बोला बेरोजगारी भत्ता, मजदूर की उसके बाद स्थिति ठीक नहीं हुआ। कहता है बेरोजगारी भत्ता से काम नहीं चलेगा। क्यों काम नहीं चलेगा, अब बताइए। आप लोगों को अगर 5 केजी अनाज मिल रहा होगा प्रधानमंत्री योजना से, तो क्या आप जो है काफ़ी खुश हो गए होंगे? क्या उससे आपका घर गृहस्थी चल सकता है? नहीं चल सकता है। कहता है इसके बाद फिर चुनाव होता है। चुनाव में लुई नेपोलियन राष्ट्रपति बन करके आता है, और बनने के बाद वहाँ 1948 में मुख्य बदलाव देखने के लिए मिलता है। क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिलता है? तो इटली में क्या होता है कि इटली भी इस आंदोलन के लपेट में आ जाता है, और मेजनी, कापुर और गौरीबाल्डी ये मिल करके इटली को आज़ाद कराना चाहते हैं। इसके बाद जो है इटली का एकीकरण इसमें कर देते हैं, और फिर वियना कांग्रेस की स्थापना करते हैं, और वह मेटरनिक जो है इसका विरोध कर देता है। वियना के कांग्रेस का विरोध कौन करता है? मेटरनिक। और कहा जाता है कि इतालवी राज्य में क्या होता है, चिंगारी सुलगने लगता है, और जो है मिलान और पोप जो है वहाँ पर भी विद्रोह हो जाता है। कहाँ पर? मिलान और पोप। विद्रोह होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर सार्डिनिया और पीटमोंट जो है वह जो है वहाँ पर राजा चार्ल्स एल्बर्ट रहते हैं। उन्होंने क्या करता है कि संविधान का घोषणा करता है कि हम संविधान बनाएंगे। और इटली के राष्ट्रवादी जो है
मिलकर के क्या करते हैं, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने का घोषणा कर देते हैं और आरंभ कर देते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि कुछ समय तक लोम्बार्डी और वेनेशिया में ऑस्ट्रिया का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद जर्मनी जो है, जर्मनी इसके बाद आता है, जर्मनी में भी इस क्रांति का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। 1848 में क्रांति का प्रभाव जो है मेटरलिंक के पतन के राष्ट्रवादी जर्मनी के भागों में विद्रोह किया। शांत से निकलना है, ठीक है। मेटरलिंक के पतन के बाद क्या होता है, राष्ट्रवादी ने जर्मन के भागों में विद्रोह कर देता है और प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का शासन वहां पर आ जाता है। कहता है बवेरिया के राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और सैक्सनी और हनोवर के शासकों ने संविधान की घोषणा कर दी। इसके बाद उनका प्रभाव क्या होता है, प्रभाव यह होता है कि 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद का बैठक किया जाता है और जर्मनी जो है संविधान का प्रारूप तैयार करता है और बाद में वहाँ पर क्या करता है, संसद और कुलीन जो है सैनिक में विरोध हो जाता है। क्योंकि हमको इतना पता है कि जर्मनी का संविधान का प्रारूप तो तैयार कर दिया गया, लेकिन संसद में कुलीन और सैनिक ने उसका विरोध करता है। क्यों करता है विरोध, कि पहली बात कि मध्यम वर्ग जो है सैनिकों का मांग का विरोध किया गया है। मध्यम वर्ग जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे और मध्यम वर्ग का जो है मांग जो भी था उनका विरोध करना था। उनका विरोध कौन करेंगे, जो अपर कास्ट के होंगे। तो अपर कास्ट कौन थे, वह कुलीन थे और सैनिक थे। वह जो विरोध कर देता है और इसी के साथ क्या होता है, संसद जो है भंग कर दिया जाता है और जर्मनी का एकीकरण विफल हो जाता है। इसमें जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता। फिर उसी का जो है प्रकोप ऑस्ट्रिया में देखने के लिए मिलता है। कहा जाता है इटली और जर्मनी में केंद्राभिमुख शक्ति वहाँ पर काफ़ी बढ़ रही थी। बढ़ने के क्रम में ऑस्ट्रिया और प्रतिक्रियावादी का शक्ति का केंद्र बन गया था। केंद्र बनने का कारण था निरंकुशता का विरोध करना। निरंकुशता का विरोध कैसे, उसके ऊपर जो है जनता का जो है विरोध खड़ा हो जाता है और मेटरलिंक को ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ जाता है और ऑस्ट्रिया सम्राट फ्रेडरिक जो है उदारवादी जो है संविधान लागू करना चाहते हैं। और कहा जाता है कि हंगरी में भी फिर उसका जो है ऑस्ट्रिया का जो क्रांति का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। हंगरी में क्या होता है कि हंगरी में क्रांति होता है राष्ट्रवादी भावना विकसित करने के लिए। वहाँ पर एक कोशुथ नाम के थे और फ्रांसिस ड्यूक, कोशुथ और फ्रांसिस ड्यूक का श्रेय जाता है ऑस्ट्रिया को, हंगरी को जो है एकीकृत करने में। कहा जाता है कोशुथ जो है लोकतांत्रिक विचारधारा से प्रभावित था और जो कि यहाँ पर जो है संवैधानिक सुधार का मांग करते हैं वो। इसके बाद आंदोलन चलाते हैं। बाद में संवैधानिक सुधार भी किया जाता है और मंत्री परिषद का व्यवस्था भी की जाती है, जिसमें सिर्फ हंगरी के नागरिक को ही अधिकार दिया गया है, जो विशेष अधिकार होता है। उनका प्रभाव क्या क्या होता है, तो कहता है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई कि आप प्रेस के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद डायट का गठन किया गया। डायट जो है संसद भवन को कहा जाता है। इसके बाद राजधानी जो है बुडापेस्ट बनाया गया और ऑस्ट्रिया अपने प्रभाव से क्या करता है, कानून करके राष्ट्रपति दर्जा दिया। इसके बाद बोहेमिया क्या होता है, बोहेमिया जो है हंगरी के समान बोहेमिया पर ऑस्ट्रिया साम्राज्य का अधीन आ जाता है और आने के बाद जो है 1848 का क्रांति के बाद बोहेमिया में स्वायत्त शासन कि हम अपने से शासन करेंगे वह जो है मांग उठ जाती है और बोहेमिया का जनता जो है चेक प्रजाति की थी। सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर चेक प्रजाति के लोग थे। उनका प्रभाव देखने के लिए मिलता है कि ऑस्ट्रिया बोहेमिया का प्रशासन देने का मांग करता है, लेकिन आंदोलन हिंसात्मक होने के कारण उसको कुचल दिया जाता है। कहता है इसके बाद पोलैंड आता है। पोलैंड जो है कहता है पोलैंड जो है रूस के प्रभाव में आता है और जो है 1848 में यहाँ विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है। भड़क उठने के बाद क्रांतिकारी जो है क्रांतिकारियों को कोई भी सहायता नहीं मिलता है और इंग्लैंड ना ही फ्रांस और ना ही रूस के पक्ष में था और न पोलैंड के पक्ष में। क्रांति को वहाँ पर कुचल दिया जाता है और प्रतिक्रियावादी को पता था कि उदारवादी राष्ट्रवादी शक्ति को संवैधानिक सुविधा दे दी जाए। तो इस तरह करके पोलैंड भी वहाँ पर आज़ाद होता है। कहता है हेम्बर्सबर्ग जो है
शासित क्षेत्र जो है रूस में भूदास और बेगारी समाप्त कर दी गई। वहाँ पर जो भी वहाँ पर भूदास के लोग में जैसे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होता था, जिसको सामंत कहते थे, वो जो है भूदास रखते थे, वहाँ पर उसको समाप्त कर दिया गया। बेगारी जैसी समस्या पर जो है उसको भी समाप्त कर दी गई। प्रभाव यह होता है कि हंगरी से ज़्यादा आज़ादी जो है, हंगरी से ज़्यादा आज़ादी इसको दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर मैग्यार जाति को बढ़ावा मिला। मैग्यार जाति को सबसे ज़्यादा यहाँ पर छूट दिया गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रश्न के राष्ट्रवाद के उदय का जो है यूरोप में और विश्व पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद धारणा जो रही उसमें यूरोप के किन देशों पर मतलब इनका जो है राष्ट्रवाद का धारणा लगी। तो यह जो है पहला प्रभाव जो है निरंकुशवादी शासन व्यवस्था जो था, बुर्गोवाद व्यवस्था, वह समाप्त करना था। और वो उनका संस्कृति और भाषा का मतलब एक नहीं थी, उनको क्या करना था, इसलिए वो सामुदायिक पहचान उनके पास नहीं थी। वो एक अपना सामुदायिक पहचान चाहते थे यूरोपवासी। कहता है ऑस्ट्रिया में, हंगरी में साम्राज्य थे, अलग अलग प्रजाति के लोग वहाँ पर निवास करते थे। जब एक मतलब अलग अलग प्रजाति के लोग वहाँ रहेंगे तो अपना अपना खुद का स्वायत्त मांगेंगे, अपना देश मांगेंगे, अपना जो है क्षेत्र मांगेंगे। तो कहता है जो भी कुलीन वर्ग के लिए जर्मन भाषा, वह लोम्बार्डी व वेनेशिया, इतालवी भाषा व हंगरी में मैग्यार भाषा बोली जाती है। मतलब हर एक क्षेत्र में अपना अपना खुद का भाषा था। जैसे आप देख सकते हैं जर्मनी में जर्मन भाषा है, वेनेशिया इतालवी में भी अलग भाषा है, लोम्बार्डी में, इसका हंगरी में मैग्यार भाषा है। तो हर एक तरह की भाषाएं क्या क्या है, अलग अलग है। कहा जाता है राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व जो है, कुछ ऐसे तत्व है जो कि कुलीन वर्ग जो है सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली था। कुलीन वर्ग का जो है ज़्यादा वहाँ पर वर्चस्व था। कहा जाता है कि जमीन का अधिकांश भाग भी उन्हीं के पास नियंत्रण में था। कुलीन जो है बड़े बड़े शहर के हवेली में रहते थे, गरीब को वो हवेली नहीं मिलता था। लेकिन जनसंख्या के जो है अनुसार आप देख सकते हैं, जनसंख्या के दृष्टि से कुलीन जो है बहुत कम मात्रा में लोग थे, सीमित मात्रा में थे। कहा जाता है कि अधिक जनसंख्या किसान की थी। किसान की जनसंख्या जिसकी ज़्यादा होगी वो अपना भागीदारी तो मांगेगा। कहा जाता है परंतु कुलीन वर्ग का प्रभाव क्या था, अधिक था। बताइए कि जिनका जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी उनको कोई प्रभाव में नहीं देखा जा रहा था। तो इसके बाद वहाँ पर कोई क्रांति होना जरूरी है। कहा जाता है कि 1819 में औद्योगिक व्यवस्था और व्यापार वाणिज्य सब जो है बाजार के नए सामाजिक वर्ग का उदय होता है। और जब आप पैसे कमाएंगे, आप 10 तरह के लोगों के बीच रहेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। दिमाग खुला, कहता है इसमें प्रमुख जो है श्रमिक वर्ग था, किसान था, मध्यम वर्ग था। यह जो है अपने अंतर्गत में उद्योगपति, पूंजीपति, व्यापारी, नौकरी पेशा व अन्य व्यवसाय में आने लगे। आने के बाद कुलीन वर्ग की समाप्ति के बाद फिर से विशेष अधिकार जो है मध्यम वर्ग के पास आता है। और इस प्रकार सामूहिक विरासत पर संस्कृति के आधार पर यूरोप और विश्व का क्या होता है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग पढ़े थे यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाएं का वर्णन करने के लिए क्या क्या है, चलते हैं। कहा जाता है यूनान जो है प्राचीन व सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध रहा है। वहाँ पर साहित्य व्यवस्था या फिर कला व्यवस्था या दार्शनिक व्यवस्था या वैज्ञानिक व्यवस्था या चिकित्सा, यह सब यूरोप में क्या था, प्रभाव में था। कहा जाता है कि अनेक राष्ट्र के लिए वो प्रेरणादायक बन गया था। यह जब देखा गया तो मतलब कि तुर्की जो है अपने आधिपत्य लेना चाहा, ऑटोमन साम्राज्य के अंदर ये इसको ले लिया। यूनान आ भी गए, आने के बाद लेकिन और यूनान को जो है कुछ इनका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उनको ठीक नहीं लग रहा था उनके साथ। और धीरे धीरे शक्ति जैसे कमजोर हुई तुर्की की, तो वो भागना चाहने लगा। कि अब भागे कैसे, भागने के लिए जो है वहाँ पर क्या होता है, यूनान में राष्ट्रवादी विचारधारा उभरने लगती है और राष्ट्रवादी भावना का विकास होने लगता है। वहाँ पर धर्म जो है सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आता है और धर्म ही योगदान देता है इनके आज़ादी में। कहा जाता है कि यूनान में बौद्धिक आंदोलन भी होता है। कोरोइस दार्शनिक जो थे वह जो है राष्ट्र प्रेम की भावना जगाते हैं। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन विकास थे, वह गुप्तचर थे जो कि क्या करते थे, तुर्की में स्वतंत्र होने का भावना जो है अपने अंदर जो है प्रज्वलित करवाए पूरे जनता को। कॉन्स्टेंटाइन विकास गुप्तचर समाचार पत्र में लिखते थे, वहाँ की जनता पेपर पढ़ता था। इसके बाद विद्रोह वहाँ पर आरंभ हो जाता है। विद्रोह आरंभ होने के बाद 1821 में अलेक्जेंडर के नेतृत्व में
मोल्डेविया का विद्रोह हुआ और इसमें भयभीत होकर के मेटरनिक ने रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर पर क्या करता है, यूनानी विद्रोह को दबाने का दबाव डालता है कि यह विद्रोह को दबाया जाए। रूस के सम्राट को बोलता है और रूस के सम्राट जो है वहाँ पर रूस की सहायता करता है, तुर्की सेना में विद्रोह को कुचल देता है। तो पहले सोचिए रूस ही जो है किसका मदद करता है, तुर्की का। फिर तुर्की देखिए तुर्की का मदद नहीं करता है, क्यों कहता है हेसलांटी को इसके बाद गिरफ्तार किया कर दिया जाता है। हेसलांटी क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर जो है मतलब कि यूनानी को संघर्ष में जो है आगे बढ़ा रहे थे कि संघर्ष करो हम लोग जीतेंगे। कहा जाता है यूनानी हताश नहीं हुए, क्या एक को ना जेल में डालोगे, एक को ना गिरफ्तार किए हो, हम तो अभी हैं, हमारे यहाँ का पूरा जनता है। इसके बाद संघर्ष उन लोगों ने जारी रखा यूनान वासियों ने, और कहता है तुर्की ने फिर सुल्तान महमूद द्वितीय से मोरिया के विद्रोह में धार्मिक स्वरूप देने का मांग करता है। बोलता है धार्मिक स्वरूप दे दो, मुसलमान का मुद्दा ला दो, तुर्की मुसलमान यहाँ पर जो है। इसके बाद कहता है इस्लाम की रक्षा के लिए बोलो, मुसलमान का आह्वान करो, जाओ मुसलमान लड़ो हमारे तरफ से, आह्वान करता है। कहा जाता है कि 20,000 यूनानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद वहाँ पर मिस्र के शासक जो है पाशा महमद अली, उनसे जो है सेना का मांग करता है, धन का मांग करता है, वो भी उनको दिया जाता है। फिर विद्रोह दबा दिया जाता है। लेकिन कहता है कि 1826 का दिन आता है और ब्रिटेन जो है, फिर ब्रिटेन और रूस वो साथ दे देते हैं यूनानी के। जब साथ देते हैं तो यहीं पर नए जार निकोलस जो है खुलकर के यूनान का समर्थक बन जाता है और 1827 में लंदन सम्मेलन में तुर्की के विरुद्ध कार्रवाई करने का मांग करता है। क्या कार्रवाई करने का मांग करता है दोस्तों? इसके बाद वहाँ पर तुर्की जो है फायर हो जाता है किस पर? रूस पर। कहता है रूस के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है कि हम तुमसे युद्ध करेंगे, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। इसके बाद कहता है की खाड़ी में सेना इकट्ठी होती है। सेना इकट्ठी होने के बाद तुर्की की मदद से क्या करता है, मतलब मिस्र जो है मिस्र उसका तुर्की का मदद करता है, लेकिन उसी सेना को कुचल देता है। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि करनी पड़ती है दोस्तों। इस तरह करके यूनान का मतलब यूनान में राष्ट्रवाद का विजय हुआ और वह खुद से अपने आप से स्वतंत्र हो गए ओटोमन साम्राज्य से और तुर्की से। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। शुक्र है कि आप लोग इतना मेहनत से देख रहे हैं और आप लोग जो है मतलब कि पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे, और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा सेशन। अगर एक बार अगर आप फुल वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास समय की बाध्यता बहुत कम है। इसलिए जो है कहा जाता है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं। कहता है इटली के एकीकरण में कौन कौन से चरण रहे हैं। इटली के एकीकरण के टोटल 3 चरण रहे हैं। पहला प्रथम चरण जो कि कहा जाता है 1848 में सार्डिनिया के नेतृत्व में एकीकरण करने का प्रयास करता है। सार्डिनिया से मतलब एकीकरण राजा विक्टर इमैनुअल और प्रधानमंत्री काबूल दोनों मिलकर के। कहता है वहाँ पर क्रीमिया का युद्ध हो जाता है 1854 में, और फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड जो है रूस के विरुद्ध लड़ते हैं और रूस का वहाँ पराजय हो जाता है। रूस का जब पराजय होता है तो युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया जाता है। वहाँ पर काबुल जो है इटली एकीकरण का प्रश्न उठाता है कि इटली का हमारा 1 करोड़। कहा जाता है ऑस्ट्रिया ने काबुल की बातों का आलोचना किया और बोला कि गैर कानूनी बात है, यह जो है अच्छी बात नहीं है, इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। इसके बाद काबुल ने इटली का समस्या को पूरे यूरोप की समस्या को बताया, ये इटली का ही समस्या नहीं है, यह पूरे यूरोप का समस्या है, आप लोगों ने तांडव मचा के रखा है। कहा जाता है कि इसे विश्वास था कि क्रीमिया के कीचड़ में ही इटली का निर्माण होगा। जान रहा था कि क्रीमिया के कीचड़ में ही हम इटली का निर्माण करेंगे। और काबुल जो है कूटनीतिक चाल करता है और फ्रांस को जो है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ाना चाहता है कि हम फ्रांस को लड़ा दें ऑस्ट्रिया के विरुद्ध और हम जो है इसका फायदा उठाए इटली के एकीकरण करने में। कहा जाता है 1858 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन द्वितीय जो है वह फ्लैंडियर्स का समझौता करता है और फ्रांस ऑस्ट्रिया जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन युद्ध के बाद इटली जो है बोला था इटली को लोम्बार्डी, वेनेशिया और टक्सनी और परमा, मोल्डोवा और कॉक जनमत संग्रह से मिले। कहता है कि फ्रांस इसके बाद जो है जनमत संग्रह से मिला लिया और कहता है फ्रांस को बोला गया कि तुमको नीस और सेवाई दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस बीच क्या होता है, इटली के बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन से भयभीत हो जाता है और नेपोलियन द्वितीय जो है युद्ध से अलग हो गया और ऑस्ट्रिया फ्रांस
से संधि कर दिया और वेनेशिया और ऑस्ट्रिया को मिला लिया गया। कहा जाता है 1859 में इमानुएल विक्टर के राजा के बाद जो है वहाँ पर जनमत संग्रह करा जाता है और सार्डिनिया जो है वह पार्मा, मेडोना और टक्सनी पॉप को मिला लिया गया। कहा जाता है कि सार्डिनिया को फ्रांस और इंग्लैंड में मान्यता दे दी जाती है। फ्रांस और इंग्लैंड जो है सार्डिनिया को मान्यता दे देता है और काबुल से नीस और सेवाई की समर्थन के बदले ले लेता है। काबुल से बोलता है कि हमने समर्थन किया है तो हम जो है नीस और सेवाई हमें चाहिए। इसके बाद द्वितीय चरण आता है गौरिबाल्डी का, जो कि गौरिबाल्डी जो है यह अपने तलवार से इटली का एकीकरण करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि व्यवसाय में तो पहले वो नाविक था, ठीक है, वो नौसेना था, लेकिन कहा जाता है कि मेजनी का समर्थक था, मेजनी को बहुत चाहता था। कहता है बाद में वो काबुल के प्रभाव में आता है और इटली का एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहता है युद्ध के नीति में वो विश्वास करता है, बोलता है बिना युद्ध का इटली का एकीकरण होगा ही नहीं। कहा जाता है कि बिना युद्ध के एकीकरण संभव नहीं था। इसके बाद क्या होता है, घटना से प्रेरित होकर के 1859 का सहस्त्र युवक का जो है एक टुकड़ी बनाता है, किसान का टुकड़ी तैयार करता है। उस टुकड़ी का नाम रखता है लाल कुर्ती। क्या नाम रखता है? लाल कुर्ती। इसके बाद गौरिबाल्डी में क्या करता है, लाल कुर्ती और स्थानीय किसान की समस्या से जो है सिसिली पर क्या करता है, अधिकार कर देता है। सिसिली पर अधिकार करने के बाद इमानुएल विक्टर को हराता है। इमानुएल विक्टर को हराने के बाद जो है पोप के राज पर आक्रमण करता है। पोप के राज पर आक्रमण करने के बाद योजना बनाता है कि वह काबुल में अनुमति नहीं दे, काबुल जो है पोप पर आक्रमण करने का जो है अनुमति नहीं देता है। अनुमति जब नहीं देगा तो फिर जो है ये गौरिबाल्डी जो है, क्यों वो जान रहा था कि अगर हम अनुमति देंगे तो फ्रांस के साथ हमारा युद्ध का खतरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद कहता है काबुल के सेना की टुकड़ी जो है पॉप का जो प्रशासनिक इलाका था वहाँ पर नेपल्स पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। नेपल्स पर अधिकार करने के बाद जो है जनमत संग्रह के बाद सिसिली और सटे हुए इलाके को क्या करता है, सार्डिनिया में मिला लिया जाता है। इसके बाद मिलाने के बाद विक्टर इमानुएल को संयुक्त इटली का राजा बना दिया जाता है और बाद में सिसिली पिडमोंट का नाम बदल करके इटली रख दिया जाता है। इसके बाद आता है कि अब वो क्या करते हैं कि सिर्फ वेनेशिया और रोम जो है ऑस्ट्रिया और पोप के बीच बचे रह जाते हैं। ऑस्ट्रिया और पोप के बीच जो है कौन बचा रहता है, वेनेशिया। और कहता है इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा होता है। और गौरिबाल्डी इतना महान देशभक्त था कि वह त्याग की प्रतिभूति जो है अपने नाम लिख दिया और बाद में इससे प्रेरणा लेकर के विक्टर ने इसे दक्षिणी इटली का शासक बनाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन गौरिबाल्डी कुछ भी लेने से स्वीकार नहीं करता है, अस्वीकृत कर देता है। और कहा जाता है उसके बाद उनके त्याग से प्रभावित होकर लाला लाजपत राय ने गौरिबाल्डी का एक जीवनी लिखता है और बताता है गौरिबाल्डी सबसे बड़ा महान देशभक्त था जो कि एक भी पोस्ट नहीं लिया और उसने अपना अहम भूमिका भी निभाई इटली के एकीकरण में। इस तरह करके आपका पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर, सारा टॉपिक वाइज जो है आपका पहला जो है वीडियोस में पूरा क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज जो है डिक्लेरेशन दिया गया है। इसके बाद सेकेंड में क्वेश्चन आंसर कराया गया है जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप है और मैचिंग है, ये सारा करा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों का जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये मैंने आज कंप्लीट किया। थैंक यू दोस्तों, आपको देखने के लिए धन्यवाद। और आप अच्छा लगा वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि और उससे आप हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।